अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मुजम्मिल आसिफ और ARY स्पोर्ट्स गपशप के 4th एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक तो क्रिकेट की दुनिया से ही है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत बना उनके एक पुरजोश तरीके से क्रिकेट पर एनालिसिस करना। बहुत ही जारे अंदाज में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। ARY न्यूज का एक रेगुलर हिस्सा है PSL के दौरान, और आज पहली दफा ARY स्पोर्ट्स और ARY डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने इनको इनवाइट किया है। तो आज इनसे बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, इनके कैरियर के हवाले से, और कोशिश करेंगे कि आज इनको थोड़ा सा कूल डाउन करें क्योंकि हमारा शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह है। तो वेलकम करते हैं तनवीर अहमद को आज के हमारे शो में। तनवीर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। तनवीर, क्वारंटीन पीरियड, पहला पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक ये क्वारंटीन पीरियड आपके लिए? देखिए, मेरे ख्याल में लोगों को शायद मैं ये कह सकता हूँ, या मेरी फैमिली को, बच्चियों को या वाइफ को हो सकता है कुछ मुश्किलात हों, क्योंकि उनका निकलना तो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। मैं अपनी ये बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं फिर भी शाम को 4 से 5 बजे रमज़ानों से पहले भी और अफ्तारी के टाइम भी, अफ्तारी से पहले भी ट्रेनिंग करता हूँ, और उससे पहले भी मैं अपना शाम 4 या 5 बजे निकल जाता था ट्रेनिंग करने। कभी रोड पे भाग रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा टाइम तो गुजर जाता है। मुझे अपना अपना लिए कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। शायद शायद क्या, मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो लोग घूमते-फिरते थे, उनके लिए शायद बहुत मुश्किल हालात हैं अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्रिकेटर्स के लिए, अगर हम क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट फेज है ये आपकी नज़र? देखिए, डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि जो एक प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर होता है, उसकी एक टाइमिंग्स होती हैं, क्योंकि वो टाइम पे सोता है, टाइम पे अपना खाना खाता है, टाइम पे अपनी ट्रेनिंग करता है। तो जब क्वारंटाइन का सिलसिला जब से स्टार्ट हुआ है, तो मेरे ख़्याल में उनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेटर जो है दोपहर के टाइम निकलते हैं, उनको जिम की भी ज़रूरत होती है, उसके बाद रनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे ख़्याल में जिसकी जो ट्रेनिंग करता है, मेरे ख्याल है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी है। जिम कहीं नहीं मिल रहा, रनिंग की जगह नहीं कहीं नहीं मिल रही, तो उसकी जो फिटनेस है, वो इस टाइम इतने अरसे में, अब पता नहीं ये कब तक चलता है, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में फिटनेस पे फ़र्क पड़ जाता है। 2-3 महीने में फ़र्क पड़ जाता है आपकी फिटनेस पे। बिल्कुल। अच्छा तनवीर, इसी दौरान PCB का एक जो है वो लेटर आया। PCB की तरफ से प्लेयर्स के ऑनलाइन टेस्ट की भी बात की जाए। जैसे अभी आपने कहा कि 2-3 महीनों में प्लेयर्स की फिटनेस थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो PCB का वो स्टेप आपको एज अ पर्सनल और बीइंग अ पार्ट ऑफ क्रिकेट फ्रेटर्निटी कैसा लगा? यार देखिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई उस टेस्ट की, क्योंकि उस टेस्ट का नाम आपने फिटनेस टेस्ट दे दिया। फिटनेस टेस्ट मत दें, क्योंकि वही जो हम अभी बात कर रहे थे, फिटनेस टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर ग्राउंड की ज़रूरत होती है, प्रॉपर जिम वर्क की ज़रूरत होती है। जब आप ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर आप फिटनेस टेस्ट बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब घर के अंदर बैठ के ना आप जिम कर रहे हैं, ना आप रनिंग कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो उसको फिटनेस टेस्ट मत दें। उसको सिर्फ ये बोलें कि हमने अपने प्लेयर्स के लिए ये फिटनेस 7 से 8 हमने फिटनेस टेस्ट रखे हैं। ये आपको डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के जो भी आप समझते हैं उसको करें, अपनी फिटनेस को बेहतर रखें, घर पे बैठे-बैठे आप यही सब कुछ करें। तो फिटनेस टेस्ट का नाम देना मेरे ख्याल में वो मुझे समझ नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और जो फिटनेस टेस्ट बोला गया था, वो मेरे ख्याल में अगर अगर किसी क्लब क्रिकेटर की भी अच्छी फिटनेस है ना, वो भी आराम से दे सकता है। अच्छा, पहले ये फिटनेस टेस्ट को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल किया, लेकिन लेटर ऑन जब बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई तो डिसीजन चेंज हो गया और कहा गया कि एक ये रेगुलर टेस्ट है ताकि हमें पता लगे तो कि प्लेयर्स की फिटनेस कैसी है। तो इस चेंज ऑफ डिसीजन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे लोग उसी टाइम ही उनमें अक्ल आती है जब प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा। तो उससे पहले ये क्या कर रहे होते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पे आके जब ये चीज़ें अनाउंस करते हैं, आप देखें ये कोई क्लब लेवल के पे जाके आप अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। आप एक बड़े लेवल पे जाके अनाउंस कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आप, मतलब यानी आपको पहले सोचना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग रखने चाहिए, ऐसे लोगों को समझ होनी चाहिए जो ये फैसला करते हैं। तो वैसे भी मुझे, आपको पता है, मुझे वैसे भी पीसीबी से चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि ये काम करते हैं, जब हो जाता है फिर लोगों को जब प्रेशर आता है, फिर इनको समझ आती है शायद हमने कुछ गलत कर दिया। कोई भी काम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल कर ले तो शायद बेहतर होंगी चीज़ें।
अच्छा तनवीर, अभी आपने पॉइंट आउट किया कि आपको पीसीबी से मसला रहता है, तो उसको मैं थोड़ा-सा आपके क्रिकेट कैरियर से जॉइन करूँगा। 2010 में आप आए, टेस्ट डेब्यू किया आपने, फिर आपने जो है वो ओडीआई भी खेला पाकिस्तान की तरफ से, टी20आई भी खेला, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर रही। फिर अचानक से तनवीर अहमद कहाँ गायब हो गए? देखिए, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं वकार यूनुस साहब से, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं मोहसिन हसन खान से। आई थिंक मेरे ख्याल में हुँ। जब मैं टीम से बाहर हुआ तो शायद मोहसिन हसन खान ही थे चीफ सिलेक्टर, और जब मैं आया भी था वही थे। और कोच जो है वकार यूनुस है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि मुझे एक चीज फील होती थी कि शायद जब मैं टीम के अंदर था तो शायद वकार भाई को इन इन लोगों को पसंद नहीं था कि 33-34 वाले लड़के टीम में आ जाते हैं। ये लोग यही समझते थे कि यंग लड़के आने चाहिए। लेकिन लेकिन मैं ये समझता हूँ इन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारी कितनी परफॉर्मेंसेज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अगर हम इस उम्र में इतने ज्यादा आउट करके अगर पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं तो समझना चाहिए था। बहुत सी बातें सुनने को मुझे मिली मेरे जो कैरियर के अंदर था। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, जब मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ तो उस टाइम मैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं ये सोचता था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतना टाइम मैंने लगाया, इतनी इतनी सियासत थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। जब मैं टीम में आया तो मैं सोचता था चलो यार डोमेस्टिक क्रिकेट से जान छूटी है कि अब टीम में आ गए तो बड़ा सुकून होगा। लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम के अंदर उससे भी ज्यादा सियासत है। जब तक आप किसी के साथ आपकी सेटिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक आप कोच हो गया, कप्तान हो गया, इनके साथ आपकी उठना बैठना अच्छा नहीं होगा, हेलो हाय अच्छी नहीं होगी, अगर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है टीम के अंदर जो आएगा, मेरे ख्याल में चाहे वो यंग भी है, चाहे वो बड़ी उम्र का भी है, उसकी टीम में जगह नहीं बनती। तो तनवीर, आपने कहा कि सियासत, एक तो पहले ये कि किस तरीके की सियासत, और दूसरा ये कि यही वजह है कि आप अब तक पीसीबी से नाराज हैं, इस वजह से आप जो है पीसीबी के मतलब बहुत ज्यादा उन पर तनकीद भी करते हैं और उनके गलतियों की निशानदेही भी बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, सियासत इस चीज की होती है, सबसे पहली बात तो ये कि आपके साथ बोलचाल का तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिनको आप खिलाना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके साथ तरीकेकार डिफरेंट होता है। उसके बाद ये होता है कि अगर आप परफॉर्मेंसेस भी अच्छी दे रहे हैं तो उसके बावजूद भी आपको बातें बोली जाएंगी, बैक नहीं किया जाएगा, मतलब यानी टिप्स नहीं दी जाएंगी। जिस आया नहीं कही गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग किस तरीके से करनी है, मुझे सिर्फ ये बोल दिया गया कि आप तो इतना ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बताने की क्या जरूरत है। अब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे आके डिफरेंट आपकी बॉलिंग होती है, वो बिल्कुल नहीं बताई गई। मुझे ताने मिलते रहे, उम्र हो गई है, 33 का हो गया, 34 का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप की बातें। आउट किया न्यूजीलैंड के अंदर, उसके बावजूद भी बातें सुनने को मिली, फिटनेस तेरी ठीक नहीं है, गेंद तेरा नहीं पहुंच रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी। तो कुछ चीजें, अब जब अबू धाबी में मेरा डेब्यू हुआ, मुझे साफ लोगों की शक्लों से पता चल रहा था कि ये खुश नहीं है, अंदर से पता चल जाता है ना कि इसको अबू धाबी की पिच पे खिला दिया, फ्लैट पिच पे खिला दी है। तो ये मेरे साथ नहीं, बहुत से लड़कों के साथ ऐसे हुआ है जो जो अपनी परफॉर्मेंसेस पे आए। देखिए, बात ये है कि जब तक आपके लिंक्स अच्छे नहीं है कप्तान के साथ, आपके साथ कोच के साथ, आपके साथ लिंक अच्छे नहीं है, तो आपको आपका खेल, यार फवाद आलम आपके सामने मिसाल है, खुर्रम मंजूर आपके सामने मिसाल है, बहुत सी मिसालें आपको मैं दे सकता हूँ। इतनी मिसाल है कि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं लेकिन नहीं आ पा रहे। कामरान अकमल आपके सामने, कितनी अच्छी उसकी अच्छा, आप परफॉर्मेंसेस है, नहीं समझते आ पा रहे। हैं कि सेटिंग, आप सेटिंग नहीं कर पाए, जो आपने अभी खुद कहा कि सेटिंग जिसकी मेरे अच्छी, ख्याल में तो मेरे आपकी ख्याल में सेटिंग अच्छी नहीं थी, इस वजह से आप अभी तक मैं जो है वो मैं सर्किट में नहीं है पीसीबी के। हाँ, मेरे ख्याल में क्योंकि मेरी मेरी जिंदगी का एक असूल है कि रोजी रिस्क अल्लाह देने वाला, ये इंसान जो है इनकी कोई औकात नहीं है, ये 0% है, कोई औकात नहीं है इंसानों की। रोजी रिस्क इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला कि मैंने अपने हाथ में रखी है, क्योंकि इंसानों के हाथ में होती ना तो ये लोगों के मुंह से भी निवाले छीन लेते। अगर आज मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे बुलाते हैं, टीवी चैनल वाले मुझे बुलाते हैं, मीडिया में अल्लाह का शुक्र है लोग मुझे जानते हैं, तो ये सिर्फ अल्लाह की वजह से है। नहीं तो इन लोगों के ऊपर होता तो मैं तो 5 टेस्ट मैच खेला हुआ था, मुझे तो कचा चबा देना था सबने, अगर इन सब के ऊपर होता तो। ये अल्लाह अल्लाह की वो है। मैं लोगों से नहीं मांगता, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है आज इन सब की टक्कर पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ। जो बड़ा प्लेयर भी टीवी चैनल पे बैठता है, हमारा लेजेंड भी टीवी चैनल बैठता है, हम भी टीवी चैनल बैठते हैं। लेकिन मैं एक चीज लोगों को बता दूं
अब मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं छोटा प्लेयर हूँ या बड़ा प्लेयर हूँ। मेरी क्रिकेट हो गई है खत्म। अब मैं टीवी चैनल बैठता हूँ, सब आप एक लेवल के हैं, मैं आपके लेवल का हूँ अब, ठीक है ना। क्रिकेट में आप बहुत ऊपर हैं, लेकिन मीडिया पे मैं अब सबके लेवल का हूँ। मैं ये समझता हूँ अपने आप को, और शायद लोग बुरा भी बहुत ज्यादा मनाते हैं। सही। अच्छा तनवीर, अभी आपने बात की कि मीडिया पर आपके मीडिया पे आप बराबर हैं जहां पर दूसरे लेवल, लोग भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि तनवीर अहमद इतनी सी क्रिकेट खेला हुआ है तो ये क्या क्रिकेट पे तज्जिया करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि वो लोग मेरे ख्याल में ज्यादा बात करते हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, और अगर जिन्होंने खेली है वो अगर ऐसी बात करे तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आ रही उनको क्यों, अगर वो क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने पाकिस्तान खेला, मुझे भी स्टार लगा है। अगर जो बड़े नाम बने हैं उन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेल ली, उन्होंने ज्यादा पैसे बना लिए, उनको ज्यादा दुनिया जानती है। मुझे सिर्फ पाकिस्तान जानता होगा, आपको सारे पूरा मुल्क पूरी दुनिया जानती है, यही है ना सब कुछ। जैसे आप बॉलिंग करते थे वैसे मुझे भी बॉलिंग का पता है, जैसे बड़े प्लेयर क्रिकेट को समझते थे वैसे मैं भी समझता हूँ। पाकिस्तान स्टार तो मुझे भी लगा है, जिसको स्टार लगा है इसका मतलब ये है, मैं पर्ची वाला स्टार नहीं हूँ। ये आप याद रखिएगा, मैं पर्ची वाला स्टार नहीं हूँ, मैं मेरिट और जेन्युइन वाला स्टार हूँ। तो मैं इसीलिए आके टीवी पे बात करता हूँ, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि कम क्रिकेट खेलने वाला भी क्रिकेट के ऊपर बात कर सकता है। और शायद मेरे ख्याल में इतनी तकलीफ होती होगी लोगों को, इतनी तकलीफ होती होगी, वो उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये किधर आके टीवी चैनल पे बैठ गए। अच्छा वैसे कम क्रिकेट खेलने का कोई फर्क पड़ता है क्या? कम क्रिकेट खेलने वाला अच्छा कोच, अच्छा एनालिस्ट नहीं बन सकता आपकी नजर में? सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेरी यही तो लड़ाई होती है इन सबों से। मैं यही तो कहता हूँ कि मतलब यानी क्रिकेटर, देखें, लाजमी नहीं है बड़ा क्रिकेटर एक अच्छा कोच हो सकता है, बड़ा क्रिकेटर एक अच्छा अच्छा एक बॉलिंग कोच हो सकता है, बड़ा क्रिकेटर अच्छा बैटिंग कोच हो सकता है, लाजमी नहीं है। जो कम क्रिकेट खेले हुए होते हैं वो उनको भी बहुत कुछ पता होता है। आप मुझे एक चीज बताएं, आजकल के क्रिकेट के अंदर कोचिंग कोर्सेज कितने जरूरी हो गए। वो बड़े प्लेयर, हमारे पाकिस्तान के कितने बड़े प्लेयरों ने कोचिंग कोर्सेज किए हैं। वो तो कहते हैं जी हम तो मानते ही नहीं कोचिंग कोर्सेज को। दुनिया के जितने भी लोग हैं वो कोचिंग कोर्सेज भी कर रहे हैं, और जिन्होंने कम क्रिकेट खेली हुई है, चाहे पाकिस्तान का प्लेयर है चाहे दुनिया का कहीं का भी है, उसने कोचिंग कोर्सेज किए हुए। आजकल आजकल जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो ज्यादा क्रिकेट खेले चाहे कम क्रिकेट खेले, जिसने कोचिंग कोर्सेज किए हुए या जिसको एक्सपीरियंस है, जिसके पास कोचिंग कोर्सेज लेवल ज्यादा है, उसको तरजीह दी जाती है बनिस्बत इनके। अब मुझे एक चीज बताएं, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो कितने बड़े बड़े नाम हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी दुनिया की किसी और टीम के पास चले जाएं, कोचिंग को एज अ बॉलिंग कोच अप्लाई कर लें, एज अ हेड कोच अप्लाई कर लें, एक को भी सिलेक्ट कर लिया आप मुझे बता देना। क्योंकि अब दुनिया में ये हो गया है कि आप बड़े नाम है ठीक है, लेकिन आपके साथ कोचिंग कोर्सेज होना बहुत जरूरी है। लीग क्रिकेट में आप चल सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल की टीम में जाएंगे वहां पे बगैर कोचिंग कोर्सेज के कोई नहीं लेगा आपको। अच्छा जैसे आपने कोचिंग कोर्स की बात की तो मेरा अगला सवाल यही था कि हमारे अभी के जो हेड कोच है, जब उन्हें बहुत सारे रोल्स अब तो दे दिए गए, लेकिन जब उनकी उनको कोचिंग देने की बात हो रही थी तो उस पर भी यही सवाल आता है कि उनके पास कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कोचिंग रोल नहीं है। तो उसको, उस डिसीजन को अब तक किस तरह देखा आपने? मेरे ख्याल में ये फजूल सा डिसीजन जो है ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, और किसी की दुनिया की क्रिकेट में नहीं हो सकता, कि जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है आपने उसको हेड कोच बना दिया। खुदाई कसम, मतलब यानी मैं हैरान होता हूँ इन लोगों के फैसलों के ऊपर। बातें इतनी करते हैं, और इनकी एजुकेशन देखें जो लगाते हैं इनको, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग जो इनकी पढ़ाइयां देखें, किसी ने क्या किया हुआ है, किसी ने पढ़ाई पढ़ पढ़ के खत्म कर दी दुनिया की, ठीक है, और क्लेवर बनते हैं सारे। और इनको एक छोटी सी बात नहीं पता कि कहीं पे भी आपने अगर किसी को नौकरी पे रखना होता है ना, तो उसकी एक्सपीरियंस, उसका या कोचिंग कोर्स का एक्सपीरियंस, या उसके पास एक कोर्सेज होते हैं उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं। वो होता है तो आपको नौकरी मिलती है, वो नहीं होता तो आपको नौकरी नहीं मिलती। ये काम, ये चीजें फजूल सी चीजें ये पाकिस्तान में ही हो सकती है, ये कहीं और नहीं हो सकती है। और दुनिया भी मेरे ख्याल में हैरान हुई थी, अगर आपको पता हो, लोगों की भी कुछ बातें आई थी कि हमें समझ नहीं आ रही कि मिसबा के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और पाकिस्तान टीम का कोच लग गया है। मिसबा के पास और एक ही बंदा है जिसको 3-3 जॉबें उठा के दे दी हैं। तो ये चीजें, ये फजूल सी चीजें पाकिस्तान में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट
करने चाहिए, वो कहते हैं रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, तो ये भी एक रिस्क सॉर्ट ऑफ था। तो हो सकता है कि मिसबा इन फ्यूचर कुछ अच्छा कर दें टीम के लिए। अच्छा कर ही दे, मेरे ख्याल है अल्लाह खैर ही करे। जितना अरसा वो पाकिस्तान टीम के साथ रहेगा कुछ बेहतर ही हो जाए। आपके सामने अब रैंकिंग पहले से चौथे नंबर पे आ गई है T20 की, जिसकी वजह से बेस्ट रैंकिंग थी उसको आते ही मिसबा साहब ने टीम से फारिग कर दिया। मेरे ख्याल में ये चीजें पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती हैं बगैर इन यार। सियासत चलती है हर टाइम, तो सियासत होती है। आपके पास वकार यूनुस साहब बॉलिंग कोच आए, चार दो दो दफा टीम से बाहर हो चुके हैं एज अ कोच, उसके बाद आगे फिर इन लोगों को ले लिया जाता है। यार मेरा मेरा इनसे ये क्वेश्चन है, ये हम तो नहीं इतने पढ़े लिखे, हम तो जाहिल से लोग हैं, हमें क्या पता ये पढ़ाई या इंग्लिश बोलना या ये लिखना क्या होता है, ये हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम जाहिल है। मेरा सिर्फ इनसे ये क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी में या कौन सी दुनिया में ऐसे होता है। यार मैं अगर मेरी अगर कंपनी है ना, मैं अगर किसी को एक दफा नौकरी से निकालूंगा ना, मैं क्यों निकालूंगा उसको नौकरी से? मैं इस वजह से निकालूंगा क्योंकि यार ये काम सही नहीं कर रहा। मैं इसी वजह से नौकरी से निकालूंगा ना, मेरी कंपनी को नुकसान हो रहा है। मैं उसको निकालने के बाद साल 2 साल फिर लेके आ जाऊंगा, तो भाई मैंने फिर निकाला क्यों उसको, अगर जब मैंने दोबारा लाना था। तो ये लोग अजीब से फैसले करते हैं। बंदे आते हैं, निकालते हैं, फिर उनको लेके आ जाते हैं। तो आपकी क्रिकेट कहाँ जाएगी? अल्लाह ही हाफिज है क्रिकेट का। तन्वीर भाई, वो तो जब बॉडी चेंज होती है उसके बाद ये डिसीजंस होते हैं ना, जो बॉडी निकालती है फिर नेक्स्ट बॉडी आती है, तो वो फिर उन बंदों, तो उसमें जो एक कंटिन्यूएशन तो नहीं हो रही ना। देखिए बात सुने, बात पता क्या होती है, शक्लें चेंज करने से कुछ नहीं होता है। शक्लें चेंज करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सबकी सलाम दुआ है। अब मैं मिसाल के तौर पर एक चेयरमैन की सीट पे आके बैठ जाऊं, ठीक है, और मेरे पास इतना बड़ा नाम आके कोई आ जाए मुझसे हेलो आए करेगा, हमारे में हिम्मत ही नहीं है उसको मना करने की। हम उल्टा बोलेगा वो इतना बड़ा नाम आ गया मेरे पास, अब तो मैं तस्वीरों पे भी आऊंगा, अब तो मैं इसके साथ खाना भी खाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में कभी उससे तो मिला तो होता नहीं मैं। तो ये चीजें जब चलने लग जाती तो आप उसको दोबारा नौकरी दे देते। फैसला आपने ये करना होता है कि हाँ भाई अब मैं एक जगह पे आ गया हूं, अब मैंने करना है जो दूसरे लोगों ने नहीं किया, मैंने वो काम करना है जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होता है। यहाँ पे मुझे आप ये बता दें कि 90s के लोगों के अलावा, 90s के लोगों के अलावा कोई नीचे लेवल के कोई भी लड़का आपको नजर आता है? कोई भी बंदा आपको नजर आता है नीचे लेवल पे लगा हुआ? और जितने भी 90s के प्लेयर हैं उन सब ने पाकिस्तान टीम का कोच बनना है, सब ने पाकिस्तान टीम में आना है। तो ये तो हाल है, नीचे किसी ने भी नहीं देखना, सबको पाकिस्तान टीम की पड़ी हुई है। तो जब सबको ही पाकिस्तान टीम की पड़ी हुई है तो फिर आप अपने हिसाब लगा लें क्रिकेट कहाँ जाएगा। और क्रिकेट डोमेस्टिक जब खराब होती है या कुछ क्रिकेट में मसला होता है, ये फौरन आके दुकान चमकाने लग जाते हैं अपनी टीवी पे, और जी पाकिस्तान क्रिकेट में ये गलत हो रहा है। तो भाई अगर गलत हो रहा है तो आओ ना नीचे आके काम करो ना। किसी ने आज तक बोला मैं अंडर 19 के लिए काम करना चाहता हूँ? किसी ने बोला कि मैं अंडर 13 के लिए काम करना चाहता हूँ? किसी ने भी नहीं बोला। यूनुस खान ने आई थिंक बीच में कहा है। यूनुस खान वाहिद ऐसा बंदा था, वो भी मेरे ख्याल से शायद अगर यस मैन होता तो उसकी डील बन जाती, वो यस मैन नहीं था, उसके साथ डील ही नहीं बनी। अच्छा, T20 या रैंकिंग पे आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। सरफराज अहमद की कप्तानी उसके बाद उन्हें जब हटाया गया तो टीम की परफॉर्मेंस नीचे गिर गई। आपको लगता है कि सरफराज अहमद को हटाना टीम की बॉन्डिंग तोड़ना भी एक वजह है T20 या रैंकिंग में नीचे आना? देखें सरफराज की कप्तानी में जो टीम की परफॉर्मेंस रही है मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी रही है, इसीलिए T20 में आपकी टीम टॉप रैंकिंग में थी। लेकिन सरफराज को ये भी सोचना चाहिए था, मैं हमेशा बोलता रहा हूं, पहले भी मैंने ये बोला था कि सरफराज अहमद को कभी भी कोई नहीं हटा सकता था अगर सरफराज की अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी होती, अगर सरफराज ऊपर आके बैटिंग कर रहा होता। अब मुझे ये नहीं पता कि उसको कौन मशवरे देता रहा है कि 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे आप आके बैटिंग करो, आप ऊपर आके बैटिंग ना करो। ये मुझे समझ नहीं आई, उसकी वजह से ये मिसबाह उल हक साहब को लगता है एक मौका मिल गया कि इसकी परफॉर्मेंस अपनी तो है नहीं, कप्तानी से हटा दें, हम किसी और ऐसे एक विकेट कीपर को लेके आते हैं जो ऊपर भी आए और बैटिंग भी करे, क्योंकि सरफराज तो ऊपर आता ही नहीं था। इसीलिए आपने देखा कि मिसबाह कहते रहे हैं कि सरफराज को बैटिंग में परफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन अगर उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी तो आप उसकी कप्तानी में देखें टीम की पोजीशन क्या थी, तो उसकी वजह से भी सरफराज को टीम से बाहर नहीं होना चाहिए था। अच्छा तनवीर भाई, मूविंग ऑन, अभी करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली उमर अकमल को 3 साल की सजा सुनाई गई है। उमर अकमल की जो ये सारा मामला है, इस पर इसको किस तरह आपने देखा अब तक का?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद उमर अकमल के ऊपर 3 साल का जो बैन है वो ज्यादा लगा है, क्योंकि वो मैच के दौरान नहीं पकड़ा गया। वो उसने बताया नहीं था कि मैं किस बंदे से मिला हूँ, सिर्फ उस चीज के ऊपर कि उसने बताया नहीं क्रिकेट बोर्ड को, उसकी वजह से वो उसके ऊपर 3 साल का बैन लगा। लेकिन इस चीज के हक में मैं जरूर हूँ, दुनिया का जितना बड़ा भी प्लेयर है उसको उसके ये एक रूल बनना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जो भी फिक्सिंग में मुलव्वस होता है उसकी क्रिकेट पाकिस्तान टीम की खत्म हो जानी चाहिए। सही। अगर हाँ, मेरी नजर में पाकिस्तान टीम नहीं, मेरी नजर में अगर मेरे हाथ में हो, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी खत्म कर दूं बिल्कुल भी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर है तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट का खेलने देना चाहिए। देखिए उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, तो जब पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है तो उसकी तो मेरे ख्याल डोमेस्टिक क्रिकेट भी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस फिक्सिंग के बाद उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट चलती रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट उसकी हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। बाकी अब उमर अकमल की अपनी हरकतें ऐसी हैं, मेरे ख्याल है वो सुधरना ही नहीं चाहता। वो शायद वो मेरे ख्याल अभी तक आसमानों से नीचे ही नहीं आया। पता नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा जो सीख ही नहीं रहा, उसको वो सब कुछ भी नहीं सीख रहा। इतना कुछ होता है उसके साथ, इतनी गलतियां करता है, उसके बावजूद भी नहीं सीखता। पता नहीं फिर क्या मसला उसके साथ, वही वही बेहतर जानता है। अच्छा तनवीर भाई, आपने डेब्यू किया 2010 में, उसी दौरान कुछ फिक्सिंग स्कैंडल्स भी सामने आए। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं और आप भी पार्ट होते हैं जब इस फ्रेटर्निटी का, और जहाँ पर ये सब हो रहा होता है, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है फेलो प्लेयर्स पर? देखें, जब 2010 का ये इंसिडेंट हुआ था, मैं उस टीम के साथ था। हम्म। मतलब आप मेरी फीलिंग समझ नहीं सकते। मेरा दिल कर रहा था मैं इन तीनों को, मतलब यानी इन तीनों के साथ छोड़ू नहीं इनको बस मैं। हम्म। मेरा इतना इतना मुझे गुस्सा था, हालांकि मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा था कि मैं बस इनके साथ क्या क्या कर जाऊं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस होटल में थे वहाँ हालात ऐसे थे, ऐसे लगता है कोई डाकू रहते हैं यहाँ पे। पूरा इंग्लैंड का मीडिया वहां पे था, सिक्योरिटी के लोग वहां पे थे, मतलब यानी फुल, मतलब बंद कर दिया था होटल। आना जाना, जिस तरीके से अभी क्वारंटाइन का सिलसिला चला ना, आना जाने में सख्ती हुई थी, ये हाल हुआ हुआ था कि आना जाना आम लोगों का सब बंद हुआ हुआ था। और लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, पाकिस्तान टीम रहती है यहाँ पे, इस होटल में रुकी हुई है, और पाकिस्तान टीम के प्लेयरों ने ये काम किया है। तो आप सोचें कि मतलब मेरे अलावा भी कितने लोगों को गुस्सा आया होगा इन तीनों के ऊपर, इन्होंने जो हरकत की है। देखिए कोई बच्चा नहीं था, कोई कहता ना कोई मेरे से गलती होगी, मुझे पकड़ा गया, मैं फंस गया, मुझे पता नहीं था, कोई बच्चा नहीं था भाई। हम्म। कोई कौन से बचे थे? बैट्समैनों को आउट किए जा रहे हैं, स्विंग का इन सबको पता था, बॉलिंग कहाँ करनी होती है सबको पता है। मतलब बचे हैं, ये नहीं पता हमें कोई वर्गला रहा है या क्या कर रहा है। ये खैर मेरे ख्याल में सब ड्रामेबाजी है। उसके बाद जब मैच आ रहे हैं, बस के अंदर जा रहे हैं वापस, बाहर लोग मीडिया खड़े हुए हैं, अपने लोग गालियां दे रहे हैं। अब हम्म। आप सोचो कि क्या हाल है। यार देखे, मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज कि जिसको आप कभी भुला नहीं सकते, और मेरी जिंदगी में शायद ये वाकया है जो जिसको मैं मेरे ख्याल मरते दम तक मैं भुला नहीं सकता। क्योंकि जो चीजें मैंने वहां देखी है ना, जो सुनी लोगों के मुंह से बातें, मेरे ख्याल है इस चीज को मैं कभी जिंदगी भर भुला नहीं सकता कि मेरे मेरे सामने पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा था, और उसके बावजूद भी ये लोग कहते रहे तीनों, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मतलब यानी इस क्या बोल सकता हूँ यार मैं। अच्छा तनवीर भाई, एक और चीज ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि इस पे लेजिस्लेशन की बात हो रही है कि फिक्सिंग पे लेजिस्लेशन पीसीबी बाकायदा करे ताकि इस जो चीज को है वो खत्म किया जा सके। दूसरा ये कि अभी आसिफ का 2 दिन पहले बयान आया कि मुझे इस बात पे फिक्सिंग मैंने की, उस पे सारे मामले, लेकिन मुझे एक बात हमेशा फख्र मैं खुद पे महसूस करता हूँ कि मैंने दुनिया को हिलाकर रख दिया अपनी बॉलिंग से। इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते देखें, मतलब यानी इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अगर आसिफ अगर कहता है, देखिए मैं आसिफ के बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जो उसने फिक्सिंग का काम किया 2010 में, मुझे बहुत गुस्सा है उसके ऊपर। लेकिन एज अ क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट की बात करें, तो मेरे ख्याल में अगर आसिफ अपने मुंह से भी कहता है कि मैंने पूरी दुनिया को हिलाया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसने जो बॉलिंग की है, उसने उसने जो परफॉर्मेंसेस दी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आसिफ अभी भी खेल रहा होता, तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट होता वो इस टाइम, क्योंकि जैसी वो परफॉर्मेंस कर रहा था या जैसी बॉलिंग कर रहा था। खैर,
रात गई बात गई, अब आपकी अपनी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल है सबको पता है कि एज अ बॉलर तो वो नो डाउट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था वो। अच्छा, लेजिस्लेशन पे किस तरीके की लेजिस्लेशन, कहीं ऐसा होता है कि पीसीबी कभी कुछ लेजिस्लेशन या कोई डिसीजन लेता है तो वो लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं या वो कई दफा बहुत हार्श हो जाता है, तो आपके अंदाजे से या आप क्या सोचते हैं इस पर, किस तरीके की लेजिस्लेशन होनी चाहिए? यार मुझे आपकी आवाज आई नहीं सही। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, लेजिस्लेशन किस टाइप की कह रहे हैं, मतलब किस तरह? फिक्सिंग फिक्सिंग पे बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स आके ये कह रहे हैं कि इसका एक ही हल होना चाहिए, लाइव बैन। आप भी यही समझते हैं कि नहीं बस लाइव बैन हो तो जाना? हाँ तो मैंने बोला ना आपको, तो मैंने यही बोला है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत ज़्यादा फिर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्श हो गया, क्रिकेटर्स की जो है ब्रेड एंड बटर ये था और इस तरीके की चीज़ें। हाँ तो मैंने इसीलिए बोला ना, मैंने इसीलिए बोला कि पाकिस्तान टीम के लिए लाइव बैन कर दे उसको। सही। पाकिस्तान टीम के लिए मैंने पहले आपको जवाब दे दिया ना, पाकिस्तान टीम के लिए लाइव बैन कर दे। आप डोमेस्टिक क्रिकेट बेशक उसको इजाजत दे दे अगर आपने देनी है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए कभी भी उसकी वापसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, पीएसएल एक बड़ा ब्रांड बना पाकिस्तान का, उसमें भी तनवीर अहमद कहीं नज़र नहीं आया। तो तनवीर अहमद की पीसीबी से जो सेटिंग नहीं थी, वही वजह है कि पीएसएल में भी किसी फ्रैंचाइज़ से आपका कोई इस तरीके का राब्ता नहीं रहा? यार मुझे एक चीज बताए ना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके हाथ में कोई चीज है या कुछ भी आपके हाथ में फ्रेंचाइज है या कुछ भी है, मेरे जैसे बंदे को आप रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे ना। मेरे जैसे बंदे को आप कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि सबको फिक्र और डर होता है कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, इसको हम रखेंगे ये कुछ और उल्टा सीधा बोल देगा, फायदा कोई नहीं है। बात ये है कि उस इस मुल्क के अंदर सीधे बंदा की जो बात करने के जो सीधा बात करने वाला है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जो चापलूसियों करने वाले हैं वो आपको टॉप पे नजर आएंगे, जो चापलूसियों नहीं करने वाले उसको कोई भी नहीं पूछेगा। खैर एनीवे, मुझे इन चीजों का शौक भी नहीं है। मैं आपको सीरियसली सही बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, जो मेरा शौक भी था जब मैं क्रिकेट भी खेलता था, बैठा हुआ हूँ, ये ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि क्योंकि जिस तरह मोहम्मद आसिफ कहता है ना कि मेरी वजह से, मेरी बॉलिंग की वजह से पूरी दुनिया हिली है, इस तरह मैं ये कहता हूँ कि शायद मेरी बातों की वजह से बड़ों बड़ों की तबीयतें खुश हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ ना, ये दूसरों की तबीयतें खुश करने के लिए बहुत बेस्ट जगह है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा तनवीर भाई, टाइम अब हमारे पास कम रह गया है, तो आखिर मेरे पास एक रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ एक सेगमेंट है। उसमें मैं कुछ नाम लूँगा और उस नाम के लिए आपके पास अगर कोई भी एक लफ्ज़ या एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करें, क्रिकेटर्स ही हैं ये। तो पहला नाम वसीम अकरम। यार काश मैं होता वसीम अकरम। चलो ज़बरदस्त। बासित अली भाई। आई थिंक टैलेंट वेस्ट हो गया। टैलेंट वेस्ट हो गया। नेक्स्ट नेम है इमामुल हक। अबे यार ये तो लगता है मेरी जिंदगी के साथ ही जुड़ गया। यार यार मेरा मेरा इमाम के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा छोटे भाइयों की तरह, मैं भी उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो पता नहीं अब मेरी करता है ये नहीं करता, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ क्रिकेटर। मुझे उसकी क्रिकेट से कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसकी अभी टीम में जगह नहीं बनती थी, ये सिर्फ इंजमाम उल हक साहब की वजह से वो जल्दी आ गया टीम में। उसकी वजह से दूसरे लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ, मेरा इमाम उल हक के साथ कोई झगड़ा नहीं है। लोगों ने तो मुझे ऐसा लगता है ये झगड़ा बना दिया। नहीं, मेरा इमाम के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा तनवीर भाई, इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिएगा कि जब इमाम पे आप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं और कई दफा आपने पर्ची और इस तरीके से, तो ये नहीं क्रिकेटर्स को कोई डीमोटिवेशन नहीं हो जाती है? यार होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं होती, होती होगी। लेकिन पर्ची का लफ्ज मैंने इस वजह से इस्तेमाल किया था कि वो इंजमाम की वजह से जल्दी टीम में आए तो वो उनकी जगह नहीं बनती थी। इस वजह से मैंने वो पर्ची इस्तेमाल की कि इंजमाम उल हक साहब की पर्ची है, वरना और मूव तो कर कोई। दिया ना फिर, क्रिकेट क्रिकेट एज अ क्रिकेटर तो कर दिया ना? लेकिन मैं अभी भी नहीं समझता कि उसकी टीम में वो उसमें कोई ऐसा टैलेंट है कि आप उसको कंपेयर उसकी खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंसेस अगर आप कंपेयर करें इमामुल हक की डोमेस्टिक के हिसाब से, तो खुर्रम मंजूर की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में एज अ ओपनर। तो मेरे ख्याल में जल्दी था, थोड़ा सा उसको भी चलने देते और इमाम को शायद आगे चल के और अच्छी परफॉर्मेंसेस देता। उसके अलावा मेरा उसके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। सही। नेक्स्ट नेम है इंजमामुल हक। यार मेरे ख्याल में
पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो इतने नेचुरल टैलेंट और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया मानती है उनको। सही। यूनिस खान। यूनुस खान, बहुत कम ऐसे प्लेयर देखे हैं जो टैलेंट ना होने के बावजूद भी अपनी मेहनत पे रह के, अपनी मेहनत से खेल के 10,000 रन करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10,000 रन कभी किए ही नहीं किसी ने। ये यूनुस भाई के हाथ में जाती है, ये उसमें कोर्ट में जाती है ये बात कि 10,000 रन कभी भी किसी ने नहीं किए। बिल्कुल जबरदस्त। मिसबाउल हक। यार एज अ क्रिकेटर उसकी अचीवमेंट है, उसकी कप्तानी में बड़ी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, उसकी अपनी भी परफॉर्मेंसेज रही है। मैं उन बातों की तरफ नहीं जा रहा कि जिसकी वजह से मिसबा को क्रिटिसाइज किया जाता है, नहीं। एज अ क्रिकेटर वो बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन कुछ चीजें इंसान के अपने ऊपर भी होती है, अपने अंदर भी सोच समझ होती है कि मैंने क्या चीज पिक करनी है, कौन सी जॉब मैंने लेनी है, कौन सी नहीं। अब मिसबा वाला कितना पढ़ा लिखा समझदार बंदा और तीनों जॉबें ले ले, तो बेशक कोई भी आपको कह रहा है, बेशक किसी के कहने पे आपने तीनों जॉबें ली हैं या चाह रहे थे, तो कम से कम इंसान के पास एक अपना भी एक फैसला होता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, ये चीजें जो फिर मिसबा की पूरी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट चली जाती है, वो फिर मिसबा की परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं करता, फिर इसी तरफ ही लग जाता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। मिकी आर्थर। यार मेरे ख्याल में उसको तो कोच ही नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान टीम का। जो जो कोच ड्रेसिंग रूम में रह के जब टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रही है, कभी कोई आउट हो रहा है, कभी कैप फेंक रहा है, कभी गुस्सा हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आया। वो उसने शायद ज्यादा डैमेज किया है पाकिस्तान क्रिकेट को। सही। लास्ट नेम है फवाद आलम। बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी। बहुत परफॉर्मेंसेज हैं उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट की। इतने अरसे बाद उसको टीम में लिया गया। मेरे ख्याल है उसको तो काफी अरसे पहले टीम में ले लेना चाहिए था। बहुत नाइंसाफी है। इन्हीं चीजों की वजह से मैं टीवी में बैठ के बात करता हूँ कि जब लड़का एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहा होता है, उसको फौरन टीम में लाना चाहिए। उससे फिर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। बहुत अच्छे जवाब दिए तमीर भाई आपने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लास्ट में कोई मैसेज फैंस के लिए देना चाहें आप इस क्वारंटीन पीरियड के हवाले से? यार फैंस के लिए मैसेज ये है कि अपना ख्याल कर। यार लोग बहुत बोलते हैं कि घर पे रहें, घर से निकले मत। मतलब यानी निकले, सब निकले। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बस गलियों में घूमते फिरते रहें, दोस्त यार एक साथ खड़े, वो नहीं। काम के लिए निकले, अपने काम से जाएं, काम से वापस आए, लेकिन लेकिन फुल मतलब अपनी उसको उसको सिक्योरिटी के साथ जाए। मतलब ग्लव्स पहने, मास्क पहने, अपने पूरा जो आपको चीजें बताई गई हैं उस पे अमल जरूर करें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई बीमारी आनी आनी है, कोई नहीं रोक सकता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो अपने उसको केयर करें, इसमें कोई शक नहीं, केयर जरूर करें। बाकी ये कि जो काम बाहर करना है वो तो करना है। लोगों की बातों में मत जाए। लोग डराते भी बहुत ज्यादा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी वजह से शायद लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी के मरीज भी हो गए हैं कुछ। और बहुत ज्यादा मैंने ऐसे लोग देखे जो घर से निकलते ही नहीं है, वो समझते पता नहीं क्या हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो काम करने हैं वो काम करें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा मैसेज दिया तनवीर भाई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आई होप आपको मजा आया होगा इन सब चीजों पर बात करने मुझे तो में। मजा आया, दूसरों को पता नहीं आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल, आपके ये जाराना अंदाज ही आपकी पहचान बन चुका है। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तनवीर भाई आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।